हेलो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और बोर्ड एग्जाम पास है उनके लिए मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 2 से बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 2 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, आप इन्हें ही तैयार करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र। इसका काम होता है शुक्राणु बनाना। शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो वृषण के अंदर होता है। वृषण कैसे होते हैं? गोल आकार के होते हैं। ये आपको अखरोट के टाइप की भूरे रंग की जो एक ग्रंथि दिखाई दे रही है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ पर यूरिन निकालने वाली जो नली लगी हुई होती है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। नलिका लगी होती है मांसपेशियों की बनी हुई जिसे क्या बोलते हैं? पेनिस। एक ही नली लगी हुई होती है जिसके द्वारा स्पर्म और यूरिन बाहर निकलते हैं और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पदार्थ निकलता है नीचे को। तब ये निकलता है तो इसमें ही बहुत सारे स्पर्म बाहर को निकल जाते हैं। नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मैं इसे डायग्राम के द्वारा ही और ये बहुत सारी जो हेडिंग आपको दिखाई दे रही है इनके द्वारा ही आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये जो हेडिंग है मैंने आपको लिए हेडिंग लिख दी है और इनमें जो मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी वो आप खुद लिख सकते हैं और उसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? इसका काम होता है शुक्राणु बनाना और शुक्राणुओं को जो महिलाएं होती हैं उनकी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम होता है ताकि निषेचन हो सके। जब निषेचन होगा तभी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो जब निषेचन होता है तो वहां पर क्या बनता है? युग्मनज। फिर उसके बाद में क्या होता है? एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये शुक्राणु बनाकर पहुंचा देते हैं महिला की बॉडी के अंदर और वहीं पर निषेचन हो जाता है। तो ये जितने भी अंग इसमें हेल्प करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक नर जनन तंत्र। इसे क्या बोलते हैं हम? नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये एक आंतरिक संरचना है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। इसमें जितने भी भाग होते हैं सारे साफ साफ दिखाई देते हैं और उनके द्वारा ही आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाली जो संरचना होती है इसे क्या बोलते हैं? वृषण। किस नाम से जानते हैं? वृषण। ये छोटे छोटे और अंडाकार की संरचना होती है और कैसे रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। ये पुरुषों में होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? वृषण। और इनके अंदर ही जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण होता है और इसके ऊपर केवल आधे भाग में एक संरचना लगी हुई होती है। इसको क्या बोलते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण। शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो वृषण के अंदर होता है और शुक्राणु बनकर इकट्ठे कहाँ हो जाते हैं? अधिवृषण के अंदर। अधिवृषण के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये एक नलिका होती है लगी हुई यहाँ पर, इसे बोलते हैं शुक्रवाहिनी। तो ये यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ से होकर कहाँ पहुँच जाते हैं? सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय में पहुँच जाते हैं। शुक्रवाहिनी लगी हुई होती है, एक लंबी नलिका होती है कुंडलित, तो इसे क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। फिर जो स्पर्म होते हैं वृषण से कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? अधिवृषण में। और अधिवृषण से कहाँ चले जाते हैं? शुक्रवाहिनी, एक लंबी कुंडलित नलिका होती है उसके द्वारा सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय, एक जोड़ी होते हैं शुक्राशय लगे हुए और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। एक जोड़ी ह्यूमन में देखने को मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? शुक्राशय। शुक्राशय ये 3 ग्रंथियां होती हैं, एक शुक्राशय और एक क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये आपको अखरोट के टाइप की भूरे रंग की जो एक ग्रंथि दिखाई दे रही है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां होती हैं और ये द्रव बनाने में सहायता करती हैं। जो स्पर्म होते हैं वो ऐसे नहीं है, मतलब मेल की बॉडी में जब जाएंगे तो एक द्रव के द्वारा ही, व्हाइट कलर का एक द्रव होता है जिसे क्या बोलते हैं? वीर्य, उसमें मिलकर उसके साथ ही मतलब बहकर चले जाते हैं जब। तो प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि होती है और एक होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो ये तीनों एक द्रव टाइप पदार्थ स्रावित करती रहती हैं और स्पर्म उसमें मिलकर कहाँ चले जाते हैं? एक यूरेथ्रा होता है, यहाँ पर यूरिन निकालने वाली जो नली लगी हुई होती है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। तो उसमें होकर महिला की बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? शुक्राणु। जो वीर्य होता है उसमें बहुत सारे शुक्राणु होते हैं और यहाँ पर 2 मटर के दाने के आकार की ग्रंथियां लगी हुई होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। 2 ग्रंथियां लगी हुई होती हैं और एक जोड़ी होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और ये एक क्षारीय द्रव स्रावित करती रहती हैं जो यूरिन की जो अम्लीयता होती है तो उसे कम करने का काम करती है। अगर यूरिन में स्पर्म जाकर मिल जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, उनकी अम्लीयता दूर करने का काम करती है। तो ये तीनों ग्रंथि जो होती है जनन में हेल्प करती है और जितना भी
जो पदार्थ स्रावित होता उसमें द्रव टाइप पदार्थ स्पर्म जो होते हैं उसमें मिलाती रहती हैं, और फिर ये जो स्पर्म तैयार हो जाते हैं फिर यहाँ से होकर कहाँ चले जाते हैं, एक यूरेथ्रा होता है इसमें चले जाते हैं, यूरेथ्रा इसमें होकर फिर कहाँ चले जाते हैं, एक मतलब एक घुंडी टाइप एक नलिका लगी होती है मांसपेशियों की बनी हुई, जिसे क्या बोलते हैं, पेनिस। यहाँ से स्पर्म होकर यूरिन, और एक ही नली लगी हुई होती है जिसके द्वारा स्पर्म और यूरिन बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर एक वाइट कलर का पदार्थ निकलता है नीचे को, इसे क्या बोलते हैं, वीर्य। किस नाम से जानते हैं इसे, इसमें ही बहुत सारे स्पर्म होते हैं। बहुत जब ये निकलता है तो इसमें ही बहुत सारे स्पर्म बाहर को निकल जाते हैं, और मेल क्या करता, वो फीमेल की बॉडी के अंदर इन्हें प्रवेश करा देता, और उसकी बॉडी के अंदर जाकर ये क्या कर लेते हैं, एग, और जब स्पर्म मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता, निषेचन हो जाता। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पेनिस मुंड के भी नाम से जानते हैं। ये मांसपेशियों का बना हुआ एक संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, हम पेनिस नाम से जानते हैं, पेनिस मुंड। और जहां पर यूरिन बाहर को निकलता तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, पेनिस छिद्र के भी नाम से जानते हैं इस वाली संरचना को। डायग्राम जो मैं आपको समझा रही हूँ, इस डायग्राम के द्वारा ही आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। जो ये वृषण होते हैं इसमें एक हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। उसके द्वारा ही जब उसमें परिवर्तन, जो लड़के होते हैं उसमें जो परिवर्तन आता तो मेल सेक्स हार्मोन होता, उसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। उसके कारण ही लड़कों में क्या हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, कंधे चौड़े हो जाना, आवाज का भारी हो जाना, ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, उसके कारण ही उसे क्या बोलते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन। उसके कारण बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो शुक्राशय जो होता है, वृषण जो होता है यहाँ पर लगा हुआ, तो इसमें ही स्पर्म जो होते हैं उनका निर्माण होता, और अधिवृषण में ये इकट्ठे होते हैं। तो ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया, आप थ्योरी इसकी खुद बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें मुख्य 3 भाग होते हैं, मुख्य, नर, जनन अंग। तो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था, वृषण। वृषण जो होते हैं एक छोटे छोटे आकार के अंडाकार संरचना होती है, उनको क्या बोलते हैं, वृषण। और क्या करते हैं ये, जो मैंने ये हेडिंग लिखी हुई है इनको आपको डिटेल में भी करना है। मैंने जो आपको डायग्राम के द्वारा समझाया, तो आप इसे अच्छे से तैयार करके लर्न कर सकते हैं, मतलब डायग्राम के द्वारा। तो इनमें 3 भाग होते हैं। एक क्या होता है, मुख्य नर जनन अंग, जिसे क्या बोलते हैं हम, वृषण के नाम से जानते हैं। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है किसके अंदर होता है, वृषण के। और इसके ऊपर एक भाग लगा हुआ होता क्या, अधिवृषण, उसे क्या बोलते हैं, मतलब केवल आधे भाग में ही लगा हुआ होता। तो शुक्राणु बनकर कहाँ चले जाते हैं, अधिवृषण में, और वहां पर इकट्ठे होते रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो बाहर को शुक्रवाहिनी के द्वारा निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, 2 शुक्राशय लगे हुए होते हैं इसमें पहुंच जाते हैं। और प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर ही लगे हुए होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये जनन में हेल्प करती हैं, और तीनों क्या करती हैं, द्रव टाइप पदार्थ स्रावित करती रहती हैं। तो सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, अधिवृषण। ये क्या काम करते हैं, शुक्राणुओं को अपने अंदर इकट्ठा करने का काम करते हैं, और शुक्रवाहिनी के द्वारा जो स्पर्म होते हैं या शुक्राणु वो कहाँ चले जाते हैं, शुक्राशय में। फिर शुक्राशय से होकर कहाँ चले जाते हैं, वो एक यूरिन स्रावित करने वाली नली लगी हुई होती है। शुक्राणु और यूरिन, जो ये वाली जो नली लगी हुई होती है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। इसके द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं, और कहाँ होकर जाते हैं, यूरेथ्रा, और फिर उसके बाद में पेनिस में चले जाते हैं, और ये इन्हें बाहर निकालकर कहाँ पहुँचा देता है, फीमेल की बॉडी के अंदर। फिर इसके बाद में आगे बढ़ने वाले हैं हम। कुछ सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये कैसी होती है, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की होती है, और अखरोट जैसी दिखने में संरचना होती है इसकी। ये वाली जो ग्रंथि है भूरे रंग की, अखरोट जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये भी एक द्रव टाइप पदार्थ स्रावित करती रहती है। दूसरी होती है काउपर्स ग्रंथियां, और एक होती है पेरिनियल ग्रंथि। शुक्राशय जो होता है ये स्पर्म को यहाँ पर मतलब एक द्रव टाइप पदार्थ में तैयार करके और बाहर निकालने का काम करती है। फिर नीचे क्या होती है, लगी हुई मटर के दाने की बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथि भी बोलते हैं इनको। मटर के दाने की आकार की होती हैं, इसमें चले जाते हैं। फिर इसके बाद में कहाँ चले जाते हैं, यूरेथ्रा में। फिर उसके बाद में पेनिस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं।
तो ये 3 मेन ग्रंथियाँ होती हैं जो जनन में हेल्प करती हैं। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना और प्रिपेयर करना बोर्ड एग्जाम के लिए। मादा जनन तंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे वाला जो भाग होता इसको क्या बोलते हैं, वजाइना। जो पार्ट दिखाई देता है आपको, ये संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। इसी के अंदर क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है और बच्चा कहाँ रहता है, 9 माह तक गर्भाशय के अंदर ही रहता है। एंडोमेट्रियम परत जो होती है वो ब्लड की बनी हुई होती है और हर महीने टूटती रहती है। महिलाओं में ये जो परत होती है ये टूटकर बाहर निकल जाती है और हर महीने पीरियड आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। 12th क्लास यूपी बोर्ड में आने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसे डायग्राम के द्वारा ही बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप थ्योरी खुद बना सकते हैं। तो मादा जनन तंत्र जो होता महिलाओं में कमर के नीचे एक सिरोणी भाग होता, उसमें देखने को मिलता। और ये मैं आपको जो संरचना दिखा रही हूँ ये आंतरिक संरचना है, इसमें बहुत सारे भाग दिखाई देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक नलिका लगी हुई होती है सबसे नीचे, इसे क्या बोलते हैं, वेजाइना। सबसे नीचे वाला जो भाग होता इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना। और वेजाइना का काम होता स्पर्म, मेल की बॉडी से जो स्पर्म निकले हुए होते हैं वो शरीर में इसके द्वारा ही अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, वेजाइना। जब मादा के अंदर शिशु का निर्माण होता, 9 महीने तक गर्भाशय के अंदर रहता, तो वेजाइना के द्वारा ही बच्चे का जन्म होता, तो इसे क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल के भी नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर ये 2 भाग लगे हुए होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। इसके ऊपर 2 भाग लगे हुए होते हैं जो वेजाइना को ढके हुए रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। और ये गर्भाशय ग्रीवा जो होते हैं, ये वेजाइना जो पार्ट होता है इसको नीचे मतलब इसे ढके हुए रहते हैं। और इसके ऊपर एक कीप के आकार, इसके ऊपर एक उल्टे नाशपाती के आकार का जो पार्ट दिखाई देता है आपको, इस संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। इसी के अंदर क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है और बच्चा कहाँ रहता है, 9 माह तक गर्भाशय के अंदर ही रहता। अगर बच्चा जैसे ही बड़ा होता है यहाँ पर गर्भाशय के अंदर, तो इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता और यह 3 परत में बटा हुआ होता है। इसके बाहर की सबसे बाहरी परत जो होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो इसे प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। और इसके अंदर वाली एक परत होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। इसके अंदर एक परत लगी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। ये वाली जो परत लगी हुई है इसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं और ये पेरीमेट्रियम के अंदर ही होती है। फिर इसके अंदर एक और परत होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम परत जो होती है वो ब्लड की बनी हुई होती है और हर महीने टूटती रहती है महिलाओं में और वेजाइना के द्वारा यह बाहर को निकल जाती है। हर महीने इसका निर्माण होता है और वो हर महीने बाहर निकल जाती है। जब तक एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण नहीं होता तब तक मतलब यह हर महीने क्या होती है, बाहर को निकल जाती है टूटकर। और इसे क्या बोलते हैं, पीरियड के भी नाम से जानते हैं। तो ये अंदर वाली जो परत होती है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं और ये ब्लड की बनी हुई होती है। ये हर महीने महिलाओं में टूटकर बाहर निकल जाती है। जो पीरियड आते हैं हर महीने महिलाओं में, तो वो ये जो परत होती है ये टूटकर बाहर निकल जाती है और हर महीने पीरियड आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता, एक ये लंबी कुंडलित नलिका लगी हुई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नलिका के भी नाम से जानते हैं। ये लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। और यह 3 भाग में बटी हुई होती है, फैलोपियन नलिका बोलते हैं और गर्भाशय से जुड़ी रहती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, फैलोपियन नलिका। और यहाँ पर ये 3 भाग में बटी हुई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका के भी नाम से जानते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है, उसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका। और यहाँ पर एक पार्ट लगा हुआ होता, ये गर्भाशय और फैलोपियन नलिका से जुड़ा हुआ, फैलोपियन नलिका का एक पार्ट होता जो इसे गर्भाशय और फैलोपियन नलिका को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। इस्थमस के नाम से भी जानते हैं। ये गर्भाशय और फैलोपियन नलिका को जोड़ने का काम करता।
फिर उसके बाद में निषेचन जो होता, एक नलिका और लगी हुई होती है यहाँ पर फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका जो होती है इसमें एक पार्ट और होता है, उसे क्या बोलते हैं, एम्पुला। यहाँ पर एक पार्ट होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, एम्पुला। एम्पुला नाम से जानते हैं। जब यहाँ पर क्या होता, इधर से वेजाइना के द्वारा स्पर्म कहाँ चले जाते हैं, स्पर्म बॉडी के अंदर चले जाते हैं फीमेल में, महिलाओं में, और यहाँ से एग का निर्माण होता है ओवरी के अंदर, और एग और स्पर्म जब आकर यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। जब बच्चे का जन्म होता है एम्ब्रियो का, तो पहले फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, युग्मनज बनेगा तभी बच्चे का निर्माण होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, एम्पुला पार्ट बोलते हैं। और इसके नीचे एक कीप के आकार की संरचना लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं कीपक। कीपक बोलते हैं। जो एक कीप के आकार की संरचना लगी हुई होती है मादा जनन तंत्र में, इसको क्या बोलते हैं, कीपक। और इसके नीचे एक अंगुली जैसी है आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये ओवरी को पकड़ने का काम करती है, इसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी। इसका काम होता फिम्बरी, ये ओवरी को पकड़ने का काम करती है। और इधर से गर्भाशय जो होता, इसकी एक मीजोवेरियम परत होती है, वो और फिम्बरी दोनों इसको पकड़े रहते हैं, क्योंकि अगर ओवरी नीचे को गिरने जाए, दोनों इसको पकड़ने का काम करते हैं। और ओवरी दो, मादा में क्या होती है, दो ओवरी होती है लगी हुई, एक मादा में दो, मतलब दो ओवरी होती है, एक जोड़ी, एक इधर बाईं तरफ लगी हुई होती है, एक दाईं तरफ। तो अंडे का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है, ओवरी का। ओवरी का काम क्या होता है, अंडे का निर्माण करना, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरी से पकड़ने का काम करती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवरी के नाम से जानते हैं। और दो लगी हुई होती है फिम्बरी। फिम्बरी जो होती है ये इसे पकड़ने का काम करती है, ओवरी कहीं नीचे को गिर नहीं जाए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। तो मादा जनन तंत्र निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, इसे कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 में। सबसे पहला जो भाग है मैंने आपको पढ़ाया अंडाशय या ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी, दो होती हैं एक जोड़ी। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक जनन अंग, जो जनन में हेल्प करती हैं। और अंडे का निर्माण किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर ही। सहायक जनन अंग मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहला क्या पढ़ाया, अंडवाहिनियां या फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका जो होती है इसका काम होता है ओवरी, मतलब गर्भाशय के बाहर एक लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर नलिका लगी हुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या फैलोपियन नलिका। तो इसमें 3 भाग होते हैं, जो गर्भाशय और फैलोपियन नलिका को जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। और नेक्स्ट अगला पार्ट जो होता है या भाग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। जब मेल की बॉडी से स्पर्म निकलकर कहाँ चले जाते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर, और किसके द्वारा चले जाते हैं, वेजाइना के द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ पर आकर यहाँ पर स्पर्म आ जाते हैं इधर से, और ओवरी से, ओवरी में अंडे का निर्माण होता है। जब अंडे का निर्माण होता है तो अंडा कहाँ चला जाता है, एम्पुला भाग में, और यहाँ पर निषेचन हो जाता है। तो निषेचन हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। नेक्स्ट पार्ट पढ़ा मैंने आपको, एक उल्टे नाशपाती के आकार का ये बीच वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय। तो ये भी सहायक जनन अंग होते हैं और जनन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 9 महीने तक बच्चे का निर्माण होता, इसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय। उल्टे नाशपाती के आकार का लगा हुआ होता, और जब बच्चा बड़ा होता चला जाता माँ के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय भी बड़ा होता चला जाता। फिर उसके बाद में सबसे नीचे एक नलिका पढ़ाई थी मैंने आपको, उसे क्या बोलते हैं, वेजाइना। सबसे नीचे एक नलिका लगी हुई होती है, यह क्या करती है, स्पर्म जो होते हैं उन्हें ग्रहण करने का काम किसका होता है, वेजाइना का। और ये स्पर्म ही इसके द्वारा बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके बाद में मैंने आपको कुछ सहायक ग्रंथियां पढ़ाई हैं। सहायक ग्रंथियां भी जनन में हेल्प करती हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियां भी बोलते हैं। वो क्या करती हैं, मतलब मिल्क को या दूध को स्रावित करती रहती हैं जब 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। फिर बर्थोलियन ग्रंथि होती है, ये भी एक द्रव टाइप पदार्थ स्रावित करती रहती हैं। तो ये मादा जनन तंत्र आपको अच्छे से इसको तैयार करना और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखना है। हम शुक्राणु की संरचना पढ़ने वाले हैं। मनुष्य एक बार वीर्य निकालता तो उसमें 1.5 ml वीर्य बाहर को निकलता, तो उसमें 300-400 करोड़ स्पर्म होते हैं या शुक्राणु होते हैं। जब फीमेल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वहां से एक शुक्राणु क्या करता है, निषेचन करने में हेल्प करता, और बाकी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तभी बच्चे का निर्माण
हो पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ मम्मी पापा या बोल देते हैं कि ये तो मम्मी पे गया, इसकी आंखें उस पर गई हैं, इसकी आंखें मम्मी पे, इसकी पापा पर। तो डीएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ उसके ही कारण होता है। शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, मतलब शुक्राणु के बारे में आपको अच्छे से, मतलब डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से समझा दूंगी, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उसे समझकर ही थ्योरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुक्राणु क्या होते हैं और कहाँ बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि शुक्राणु मैंने आपको नर जनन भाग पढ़ाया था, उसमें टेस्टिस या विरसर पढ़ाए थे, एक जोड़ी होते हैं। तो उसमें शुक्राणु का क्या होता है निर्माण, और उसमें शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, और उसमें शुक्रजनन नलिकाओं में क्या होती है शुक्रजनन कोशिकाएं, वहां पर ही शुक्राणु का निर्माण होता। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं विरसर के अंदर, और एक अधिविरसर होता है और वहां पर इकट्ठा रहते हैं। तो हम शुक्राणु की संरचना पढ़ने वाले हैं। शुक्राणु फीमेल की बॉडी के अंदर जाता और वहां पर जाकर क्या कर देता निषेचन, और जब वो निषेचन करेगा तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है बच्चा पैदा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इसमें एक डीएनए भी पाया जाता, और फिर क्या हो डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ, उसके द्वारा क्या होता है लक्षणों का निर्धारण होता है। कभी कभी आपके घरों में भी आपके कुछ मम्मी पापा या बोल देते हैं कि ये तो मम्मी पे गया, इसकी आंखें उस पर गई हैं, इसकी आंखें मम्मी पे, इसकी पापा पर। तो डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ उसके ही कारण होता है। तो स्पर्म क्या होता है फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर निषेचन कर लेता है और वहीं पर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो इसमें मेन 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो होता है ये स्पर्म की संरचना होती है। इसे ये देखने में ऐसी होती है, मतलब एक स्पर्म की लंबी संरचना होती है 60, कितनी लंबी होती है, और पतली होती है 60 माइक्रोमीटर लंबे और पतले शुक्राणु होते हैं। तो सबसे इसमें मेन 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर भाग होता एक एक्रोसोम भाग होता, उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है परत, उसे क्या बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली के नाम से बोलते हैं, जो इसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसको क्या बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जो एक्रोसोम जो होता है इसे क्या करती है सुरक्षा देने का काम करती है। और ये वाला जो भाग होता ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं शीर्ष के सबसे ऊपरी जो भाग होता है ये वाला, ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक टोपी के आकार की संरचना होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम एक्रोसोम के भी नाम से जानते हैं। शीर्ष के सबसे ऊपर भाग होता इसको क्या बोलते हैं हम एक्रोसोम, और इसके अंदर एक पदार्थ होता द्रव टाइप, तो उसे क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के भी नाम से जानते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता वो जब फीमेल की बॉडी के अंदर ये जाते हैं तो वहां पर जो एग होता उसकी दीवार को तोड़ने का काम कौन करता हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और वो कहाँ पर मिलता है एक्रोसोम के अंदर होता है। तो शीर्ष भाग के सबसे ऊपर एक टॉपिक के आकार की जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं एक्रोसोम। और ये जो होता है ये हेड होता है, और यहाँ पर एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं हम डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, और उसके कारण ही लक्षणों का निर्धारण होता, और वो कहाँ मिलता है शीर्ष के भाग में। हेड जो होता है इसका सिर स्पर्म का या शुक्राणु का, उसके अंदर ही मिलता है डीएनए, जिसे क्या बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ, और उसी के द्वारा लक्षणों का निर्धारण होता है। तो आधे लक्षण किससे जाते हैं मम्मी से बच्चों में, आधे किससे जाते हैं पेरेंट्स से। जब स्पर्म और एग का निर्माण होता है, मतलब एक जगह मिलते हैं जाकर, तो वहां पर क्या होता है निषेचन हो जाता है, तभी बच्चे का निर्माण होता है। और इसके ये क्या इसे बोलते हैं, ये बीच वाला जो भाग होता है इसे मध्य भाग बोलते हैं। मध्य भाग, बीच वाला भाग जो होता है इसको क्या बोलते हैं मध्य भाग। मध्य भाग और शीर्ष भाग को जोड़ने का काम कौन करता है ग्रीवा। एक गर्दन लगी हुई होती है जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पर नेक या ग्रीवा भी बोलते हैं। ये मध्य भाग और शीर्ष भाग को जोड़ने का काम करती है। और मिडल भाग जो होता है मध्य भाग, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो ऊर्जा का निर्माण करती रहती है। जब शुक्राणु फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं तो उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वहां पर ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो लगी हुई आपको दिख रही है इसे क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको। और ये क्या करती है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये ऊर्जा का निर्माण करती रहती है
ये शुक्राणु और मध्य भाग जो होता उसे क्या करती है, वहां पर ऊर्जा बनाने का काम करती है। जब शुक्राणु मेल से फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहां पर एनर्जी की जरूरत होती है। तो शुक्राणु जो होते हैं मतलब उसे ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और एक लंबी पतली लंबी नली लगी हुई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, पूंछ। पूंछ के भी नाम से जानते हैं। पूंछ जो होती है ये स्पर्म को द्रव, और जब तैरकर मेल से फीमेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो तैर कर जाते हैं, तो इसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो इसमें एक द्रव पाया जाता है, 3 ग्रंथियां द्रव बनाने का काम करती हैं। मैंने आपको नरजनन तंत्र में पढ़ाया था, एक होती है शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल और एक होती है प्रोस्टेट। ये तीनों ग्रंथि एक द्रव पदार्थ स्रावित करती हैं जिसके द्वारा ही स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर तैर कर जाते हैं। तो पूंछ क्या करती है, उन्हें तैरने में हेल्प करती है। तो तीनों ग्रंथियां द्रव स्रावित करती रहती हैं और पूंछ के द्वारा ही ये क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहां पर एग से मिलकर, और ऊपर वाला जो भाग होता है ये क्या कर देता, एक्रोसोम, इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता, वो एग की दीवार को तोड़ देता और ये स्पर्म अंदर चले जाते हैं। जब एग और स्पर्म शुक्राणु दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या होता, निषेचन हो जाता और वहीं से एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता। तो इसमें हम देख लेते हैं मेन कितने भाग होते हैं, 4। 3 भाग होते हैं, मैंने आपको 3 पढ़ाए। और ये दोनों जो होते हैं मध्य भाग और शीर्ष भाग को जोड़ने का काम किसका होता है, ग्रीवा का। तो एक पूंछ युक्त नर युग्मक होता, मतलब एक पूंछ भी लगी हुई होती है इसमें, और एक पतले लंबे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं ये शुक्राणु, और 60 माइक्रोमीटर लंबे और पतले होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं, 4। सबसे ऊपरी भाग जो होता है हेड होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसे क्या बोलते हैं, सिर या हेड बोलते हैं। सर के ऊपर जो एक टोपी नुमा संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, मतलब एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है जब मेल से फीमेल की बॉडी के अंदर, तो उसे जब प्रवेश करते हैं तो एग की जो दीवार होती है उसे तोड़कर जब ये अंदर जाते हैं तो एक्रोसोम उसमें हेल्प करता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, ग्रीवा। ग्रीवा एक संकरा सिर और भाग का क्षेत्र है, मतलब मध्य भाग और शीर्ष को जोड़ने का काम किसका होता है, ग्रीवा का। और इसके नीचे एक मध्य भाग, बीच में एक भाग लगा हुआ होता है जिसे क्या बोलते हैं, मध्य भाग। 3rd भाग होता मध्य भाग या मिडल पीस। यह ग्रीवा व पूंछ के मध्य का भाग होता, इसे क्या बोलते हैं, मध्य भाग। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है जो क्या करती है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। ये मैंने अभी आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया। और 4 भाग होता पूंछ का, एक लंबा और पतला भाग होता सबसे नीचे लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, पूंछ। जब तैर कर ये फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये उसमें हेल्प करती है। और 3 ग्रंथियां होती हैं जो द्रव स्रावित करती रहती हैं उसके द्वारा ही तैर कर। और एक वीर्य, जब एक बार मनुष्य एक बार वीर्य निकालता तो उसमें 1.5 ml शुक्राणु 1.5 ml वीर्य बाहर को निकलता, तो उसमें 300-400 करोड़ स्पर्म होते हैं या शुक्राणु होते हैं। और एक जब फीमेल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो एक वहां से एक शुक्राणु क्या करता, निषेचन करने में हेल्प करता, और बाकी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तभी बच्चे का निर्माण हो पाता है। तो ये स्ट्रक्चर थी स्पर्म की। इसे आपको अच्छे से तैयार करना, और तैयार करके आप इसे, मैंने आपको डायग्राम के द्वारा ही समझा दिया, इसे आप अच्छे से तैयार करके, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ अंडाशय के अनुप्रस्थ काट या स्ट्रक्चर ऑफ ए ओवरी। श्रोणी भाग में महिला के कमर के नीचे जो एक भाग होता है उसमें ही नीचे लगी हुई होती है एक फीमेल ओवरी होती है। कितनी होती है, 2, एक जोड़ी। तो आज हम देखने वाले हैं, जब हम इसे अनुप्रस्थ कटिंग करके देखते हैं तो ओवरी ऐसे दिखती है आपको, जिनका काम होता है अंडे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव जो होता वो ओवरी का काम होता। और हर महीने एक एग का निर्माण होता, और उसके बाद क्या बनता, फॉलिकल या एग बनता। और इसे डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से तैयार कर लेंगे आप, तो थ्योरी आप खुद बना सकते हैं। तो हम देख लेते हैं ओवरी क्या होती हैं। ओवरी जो ह्यूमन, मैंने आपको मादा जनन तंत्र पढ़ाया था, उसमें एक जोड़ी ओवरी होती है और फैलोपियन नलिका लगी हुई होती है। उसके नीचे सबसे गोल आकार की जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अंडाकार स्ट्रक्चर, उन्हें ओवरी बोलते हैं। और एक जोड़ी होती है, एग का निर्माण अंडाशय के अंदर ही होता है। फैलोपियन नलिका जो होती है उसमें एक पार्ट होता है एम्पुला, और वहां पर क्या करता है, एग आ जाता, और एक साइड से नीचे से वेजाइना के द्वारा पूरी बॉडी में प्रवेश करके एम्पुला भाग में जब शुक्राणु पहुंच जाता तो वहां पर क्या होता, निषेचन हो जाता। और वहां पर जब निषेचन हो जाता तो युग्मनज का निर्माण हो जाता, तो और एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता वहां पर। तो ओवरी का जो काम होता है वहां पर एग का निर्माण करना होता है, और
फैलोपियन नलिका के नीचे लगी हुई होती हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, जब हम इसे अनुप्रस्थ कटिंग करके देखते हैं तो ओवरी ऐसे दिखती है आपको, और इसकी सारी जितनी भी लेयर हैं और इनका क्या क्या काम होता है मैं आपको डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से तैयार करा दूंगी। तो आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। तो ये सबसे बाहरी जो परत दिख रही है आपको, इसे क्या बोलते हैं, जननिक उपकला। ये क्या करती है, ओवरी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, और इसमें प्राथमिक पुटिकाएं होती हैं। हर महीने एक एक का निर्माण होता रहता है, और प्राथमिक पुटिकाएं, और इसके अंदर भी क्या होती हैं, ये प्राथमिक सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आगे जाकर ये फट जाती हैं और एग का निर्माण हो जाता है। तो ये जोना रेडिएटा जो होता है, एक परत, इसके अंदर मतलब परतों का निर्माण हो जाता है, जैसे कि एट्रियम और बहुत सारी लेयर बनती चली जाती हैं। और फिर जब जोना रेडिएटा का निर्माण होता है, सबसे अंदर जाकर प्राथमिक पुटिका के बाहर एक लेयर बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा जो होती है, इसका काम होता है निषेचन में हेल्प करना। जब निषेचन होता, फर्टिलाइजेशन होता, तो वहां पर इसका काम क्या होता है, जोना रेडिएटा का। ये किसके बाहर होती है, प्राथमिक पुटिका के बाहर होती है, और इसका काम होता है निषेचन में हेल्प करना। और फिर इसके बाहर एक बाह्य थीका लगा हुआ होता है, जो क्या करता है, जब हार्मोन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किसका होता है, जोना बाह्य थीका लगा हुआ होता है, एक जोना रेडिएटा के बाहर। और एक कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपको येलो कलर, लाइट येलो कलर की जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता रहता है। ओवरी जो होती है अंडाशय, उसके अंदर ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव के द्वारा ही एग का निर्माण होता, और इसके द्वारा ही कभी कभी क्या होता, मनुष्य में ओवरी का निर्माण होता है। तो एक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। और एक लेयर, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता उसे कम करने का काम किसका होता, कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये दो टाइप की ब्लड सेल्स लगी हुई होती हैं, जो ब्लड को इसमें भेजने का काम करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वाहिकाएं लगी हुई होती हैं। तो ये एक जोड़ी होती है ह्यूमन, उनमें फीमेल बॉडी के अंदर। मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग में भी पढ़ाया था, ओवरी फीमेल की प्रजनन अंगों का भाग है, जो कहाँ मिलती हैं, श्रोणि भाग में। महिला के कमर के नीचे जो एक भाग होता, उसमें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव जो भाग होता, उसमें ही नीचे लगी हुई होती हैं एक फीमेल ओवरी होती हैं। कितनी होती हैं, दो, एक जोड़ी, जिनका काम होता अंडे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव जो होता वो ओवरी का काम होता। और हर महीने एक एग का निर्माण होता, और उसके बाद क्या बनता, फॉलिकल या एग बनता। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ओवरी। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना और लर्न करके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है, एक उल्टे नाशपाती के आकार का जो गर्भाशय होता है, उसके अंदर 9 महीने तक बच्चा रहता है। तो वहां पर जब तक रहता है तो इसे ऑक्सीजन की भी, कुछ पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। तो आपको मैं इसे डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करना। बोर्ड एग्जाम में ये कई बार रिपीट हो चुका। जब कोई भी बच्चा माँ के अंदर मतलब गर्भाशय में रहता 9 महीने तक, तो अपरा जो होता उसे पोषण प्रदान करने का काम करता, और बच्चे और माँ का जो एक दूसरे के बीच कनेक्शन होता, तो वहां पर ये बहुत ही अपरा जो होता बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता। इसे मेन अंग भी बोलते हैं। और अपरा जो होता मतलब जब माँ के अंदर 9 महीने तक बच्चा रहता गर्भाशय के अंदर, तो वहां पर ये क्या करता, ऑक्सीजन प्रदान करते था और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एम्ब्रियो होता है या फीटस होता है या भ्रूण होता है मादा के अंदर। तो ये जो डायग्राम है, ये एक गर्भाशय के स्ट्रक्चर, उसके अंदर एम्ब्रियो कैसे रहता, तो उसे मतलब अच्छे से देखकर समझकर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, इस डायग्राम में ये क्या है, ये रेड रेड कलर का जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपरा। और ये जो ये रेड कलर की लाइन लगी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं, गर्भनाम के भी नाम से जानते हैं। और ये बाहर की, सबसे बाहर की जो लेयर है, इसको बोलते हैं गर्भाशय। एक उल्टे नाशपाती के आकार का जो गर्भाशय होता है, उसके अंदर 9 महीने तक बच्चा रहता है। तो वहां पर जब तक रहता है तो इसे ऑक्सीजन की भी, कुछ पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। तो अपरा जो होता उसमें हेल्प करता। और ये रेड कलर का जो होता डायग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ इसको, तो इसे क्या बोलते हैं, अपरा या प्लेसेंटा। और ये भ्रूण होता है, और ये गर्भाशय चारों तरफ जो लेयर लगी हुई होती है। तो गर्भनाल के द्वारा अपरा मतलब बच्चा जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उससे जुड़ा रहता है प्लेसेंटा से गर्भनाल के द्वारा
तो इसे किस नाम से जानते हैं? अपरा। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब काम होते हैं इसके कई सारे, और ये बहुत सारी मतलब झिल्लियां होती हैं इसके अंदर। तो इसके आधार पर 3 टाइप का होता है, एक होता है पीतक कोष अपरा। पीतक कोष के द्वारा बना हुई अपरा क्या कहलाता है? पीतक कोष। तो इसे किस में देख सकते हैं हम? कंगारू में देख सकते हैं। और दूसरा होता है कोरियंटेनिक अपरा, और मनुष्य के द्वारा मतलब कुछ कोरियन झिल्लियां होती हैं बाहर इसके लगी हुई, तो इसके द्वारा जो बना हुआ अपरा होता है उसको क्या बोलते हैं? वो किस में देखने को मिल सकता है? मनुष्य में, ह्यूमन में। और एक होता है जरायु अपरा। कुछ यूथेरियन प्राणी होते हैं जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि सांप, चूहा वगैरह, तो इसमें जो देखने को मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं? यूथेरियन या जरायु अपरा के भी नाम से जानते हैं। और किस में देखने को मिलता है? यूथेरियन प्राणियों में। इसका काम क्या होता है? अपरा या प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं इसको, या जरायु या अमल के भी नाम से आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो आपको एक ही आंसर करना है। अपरा जब माता के अंदर गर्भ अवस्था के दौरान, जब बच्चा माँ के अंदर रहता 9 महीने तक, तो इसे क्या बोलते हैं? गर्भ अवस्था। तो उसके दौरान गर्भाशय में बनने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे क्या बोलते हैं हम? अपरा। जो गर्भनाल, ये जो रेड कलर की गर्भनाल दिख रही है आपको, इसके द्वारा विकासशील और ऑक्सीजन और पोषक तत्व पदार्थ मतलब इसके द्वारा ये कहाँ तक पहुंचाता? एम्ब्रियो में पहुंचाने का काम करता है, जितने भी ऑक्सीजन होती है। और जब ये अंदर रहेगा 9 महीने तक तो इसे पोषक पदार्थों की भी जरूरत होगी इसे बड़ा होने के लिए, और वहां पर ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। तो अपरा उसमें हेल्प करता रहता है। और कुछ बेकार पदार्थ होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उन्हें कहाँ पहुंचा देता है? माँ के बॉडी के अंदर मतलब भेज देता है वापिस। तो इसे क्या बोलते हैं हम? अपरा, जिसमें एम्ब्रियो का विकास होता रहता है। और ये क्या होता है? जब इसे पोषक पदार्थ अच्छे से मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलती है, और जो बेकार पदार्थ होते हैं उन्हें माँ के शरीर में वापस भेज देता है। तो इसका काम होता, तो ये 9 महीने तक मतलब अच्छे से वहां पर अपना विकास कर लेता। और प्रतिरक्षा तंत्र भी माँ से इसे क्या मिलती है? प्रतिरक्षा। कभी कभी आपने देखा होगा मतलब कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर होता है, क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही मतलब कमजोर होती है और बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो प्रतिरक्षा भी किससे मिलती है? माँ से। यह एक तरह से शिशु के जो एम्ब्रियो होता है उसमें फेफड़े, किडनी और पाचन तंत्र का भी काम करता है। और ये मतलब बहुत सारी झिल्लियां होती हैं, उसके आधार पर 3 टाइप का हो सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं? सबसे पहला होता है पीतक कोष। एक पीतक कोष के द्वारा बना हुआ ये अपरा क्या कहलाता है? पीतक कोष। और ये किसमें देखने को मिलता है? कंगारुओं में। कोरियो एलेंटोइक अपरा, इसमें कोरियन झिल्लियां होती हैं। और मनुष्य, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो इस अपरा को क्या बोल सकते हैं? कोरियंटेनिक अपरा के भी नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी कोरियन झिल्लियां होती है बाहर, उसके द्वारा बना हुआ अपरा क्या कहलाता है? कोरियलेंटोइक अपरा। और किसमें देखने को मिलता है? ह्यूमन में। जितने भी टाइप के होते हैं उसमें देखने को मिल सकता है। और 3rd टाइप का होता है जरायु अपरा। ये यूथेरियन प्राणी होते हैं बहुत सारे, उसमें देखने को मिलेगा। और इसका काम होता है ऑक्सीजन और कुछ पोषक पदार्थों का ट्रांसफर करना। मतलब अपरा के मेन काम होते हैं पोषण देना। जब एम्ब्रियो को माँ के अंदर पोषण मिलेगा अच्छे से तो वो विकास कर पाएगा और ऑक्सीजन मिलेगी सांस लेने के लिए। तो कुछ बेकार जो पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को बाहर निकालने में भी और माँ के अंदर भेजने के लिए भी कौन काम करता है? कौन मदद करता है? अपरा। हार्मोन, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन का उत्पादन होता है, तो वो भी अपरा का काम होता है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो भी माँ से बच्चे में जाता है, तो उसे भी उसका काम किसका होता है? अपरा का। तो ये 4 मेन काम होते हैं इसके। सबसे पहला पोषण प्रदान करना, और अपशिष्ट जो बेकार पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालना, और जो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसे भी प्रदान करने का काम किसका होता है? अपरा का। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम? अपरा। मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतु चक्र या मासिक चक्र भी बोल सकते हैं। महिला के अंदर क्या होता है? एक गर्भाशय होता है, उसके अंदर 3 परत होती हैं। तो वहां पर एक सबसे अंदर वाली परत होती है वो ब्लड की बनी हुई होती है, वो हर महीने टूटकर बाहर निकलती है वेजाइना के द्वारा। जब तक क्या होता है बॉडी के अंदर एग और स्पर्म नहीं मिलते। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि मासिक चक्र के नाम से आ गई या ऋतु चक्र के नाम से आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है महिला के अंदर क्या होता है? एक गर्भाशय होता है, उसके अंदर 3 परत होती हैं। तो वहां पर एक सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो ब्लड की बनी हुई होती है, वो हर महीने टूटकर बाहर निकलती है वेजाइना के द्वारा।
तो उसे क्या बोलते हैं हम, पीरियड। तो ये गर्भाशय के अंदर एक ब्लड की बनी हुई हर महीने एग का निर्माण होता है और हर महीने वो टूट जाती है। जब तक बॉडी के अंदर एग और स्पर्म नहीं मिलते वहां पर एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो पाता। जब निषेचन होगा तो वहां पर क्या बनेगा, युग्मनज। जब युग्मनज बनेगा तो एम्ब्रियो का निर्माण होगा। एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मतलब ब्लड की जो परत होती है गर्भाशय के अंदर वो हर महीने बाहर टूटकर नहीं निकलती है। अगर वो एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो पाता है अंडे का, एग का, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, वो हर महीने टूटकर बाहर निकल जाती है। तो इसी अवस्था को या इसी चक्कर को या इसी घटना को हम क्या बोल सकते हैं, मासिक धर्म या आर्तक चक्कर के भी नाम से जानते हैं। तो इसके जो पूर्वज है पहले, जैसे कि बंदर है और मतलब गोरिल्ला और मनुष्य है, तो इनके जो पूर्वज थे पहले, तो सभी में ये साइकिल चलती रहती थी। तो इसी वजह से सब में, बंदर में, गोरिल्ला में, इन सब में देखने को मिलती है। जैसे कि बहुत सारे इनके पूर्वज थे तो उनमें देखने को मिल सकती है। तो आर्तक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहले जो यौवनारंभ होता है, मतलब 12 से 14 साल की एज में लड़कियों में ये स्टार्ट होती है। और यौवनारंभ की अवस्था में, ये 12 से 14 साल की अवस्था में लड़कियों में शुरू होती है। जब सबसे पहले जो मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो उस अवस्था को मेनार्क बोलते हैं। और जब मतलब 40 से 45 साल की उम्र में, मतलब लड़कियों में या महिलाओं में, तो एग का निर्माण होना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज अवस्था के भी नाम से जानते हैं। हर महीने एक एग का निर्माण होता है और वही टूटकर परत बाहर निकल जाती है। तो इसी क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र के भी नाम से जानते हैं। ये किसमें देखने को मिलती है, मादा प्राइमेट, बंदर, मतलब जैसे हमारे पहले पूर्वज थे जैसे कि बंदर, गोरिल्ला, मनुष्य, तो उनमें भी ये लाइफ साइकिल चलती थी। तो अब भी ये ह्यूमन में और मंकी में भी, मनुष्य में भी और गोरिल्ला में भी, इनमें भी देखने को मिलती है। तो होने वाले जनन चक्र को क्या बोलते हैं, आर्तक चक्र। तो हर 28 से 29 दिन में हर महीने ये चलती रहती है। तो मतलब हर महीने 3 से मतलब 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन तक मतलब हर किसी को ब्लीडिंग होती है। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, आर्तक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी नाम से जानते हैं। ये सामान्य भाषा में हम इसे क्या बोल सकते हैं, मासिक चक्र। ये प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत या यौवनारंभ, मतलब जब कोई भी लड़की 10 से 12 साल की उम्र में या 12 से 14 साल तक की उम्र में पहुंचती है तब ये स्टार्ट हो जाता। तो इसे क्या बोलते हैं, मेनार्क। जब ये शुरू होते हैं तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। और स्त्रियों में यह है आर्तक चक्र 28 से 29वें दिन हर महीने चालू हो जाता है। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, मेनार्क। इसे हर महीने मतलब दोहराया जाता है, हर महीने रिपीट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। जो एक दूसरे के रजोदर्शन के बीच घटना को हम क्या बोल सकते हैं, आवर्त चक्र के भी नाम से जानते हैं। और 40 से 45 साल की उम्र के बाद में क्या होता है, महिला के अंदर अंडे का निर्माण नहीं हो पाता, तो ये भी मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी रुक जाती है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मेनोपेज अवस्था के भी नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक आर्तक चक्र के मध्य चक्र में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है, मतलब हर महीने एक एग का निर्माण होता है और वो टूटकर बाहर निकल जाती है। अगर स्पर्म और एग नहीं मिलते, मतलब ओवरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एग का निर्माण होता है और फिर वो कहाँ चला जाता है, फैलोपियन नलिका में। और वेजाइना के द्वारा अंदर जो मतलब स्पर्म होता है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करके कहाँ पहुंच जाता है, फैलोपियन नलिका का एक भाग होता है एम्पुला, और वहां पर जाकर निषेचन हो जाता है। तो निषेचन हो जाता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या बन जाता है, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अगर युग्मनज का निर्माण नहीं हो पाता या एम्ब्रियो विकसित नहीं हो पाता तो ये हर महीने टूटकर बाहर निकल जाती है। ये हर महीने रिपीट होता रहता है। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तक चक्र के भी नाम से जानते हैं। हर महीने एक एग का निर्माण होता है और ये हर महीने कब तक चलती है, 3 से 5 दिन या 6 दिन तक भी चलती है। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये 3 फेज में होती है। सबसे पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज आती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहली फेज कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। 2 से 3 दिन या 6 दिन तक भी चलती है। ये रेड रेड कलर की दिख रही है, तो जो परत टूटकर बाहर निकल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज के भी नाम से जानते हैं। फिर दूसरी होती है प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब एग का जो निर्माण होता है उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, मतलब जब एग का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे बाद की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के भी नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाता, कंप्लीट हो जाती है ये साइकिल 1 महीने में, तो फिर से एग का निर्माण होता और एग बन जाता। फिर हर महीने मतलब 28 से 29 दिन का टाइम हो जाता, तो फिर से ये टूटकर बाहर निकलनी चालू हो जाती है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हेजिटेशन होनी चाहिए इसके बारे में, और साफ सफाई अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, सैनिटरी पैड का भी यूज करना चाहिए। आर्थिक चक्र के बाद मैं अगला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आपको, शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका जो होती है वो कहाँ मिलती है, वृषण में। वृषण के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं, अगर हम उन्हें कटिंग करके देखते हैं तो वो ऐसी दिखती हैं कुछ। इसमें 2 लेयर होती है। एक लेयर जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्यूनिका कुंचक के भी नाम से जानते हैं। जो अंदर वाली परत होती है उसे जनन एपिथेलियम के भी नाम से जानते हैं, और ट्यूनिका कुंचक भी बोल सकते हैं। इसका निर्माण जनन कोशिकाओं से होता है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनसे इसका निर्माण होता है। तो बीच बीच में कुछ सर्टोली कोशिकाएं भी मिलती हैं, जो शुक्राणु सर्टोली कोशिकाएं बीच बीच में यहाँ पर क्या होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं भी मिलती हैं। इनको क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिकाएं। जो बीच बीच में इसमें स्थान होता है वहां पर मिलती हैं, इनको क्या बोल सकते हैं हम, सर्टोली कोशिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, शुक्र जनन कोशिकाएं भी बोलते हैं। और सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं के भी नाम से जानते हैं। ये जो शुक्राणु होते हैं उन्हें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ प्रदान करने का काम करती हैं। और इसमें कुछ लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, बीच बीच में खाली स्थान होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाएं। यहाँ पर बीच में देखो शुक्राणु, हमारी बॉडी के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर एग से मिलकर वहां पर क्या कर लेते हैं, निषेचन। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण के अंदर बनते हैं। और ये इकट्ठा कहाँ होते रहते हैं, एक एपिडिडाइमिस या अधिवृषण होता है नरजनन तंत्र में, तो इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस या अधिवृषण, वहां पर इकट्ठे होते रहते हैं। तो शुक्र जनन नलिका की एक अनुप्रस्थ काट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्येक शुक्र नलिका जो होती है ये 2 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं, इसमें बीच बीच में खाली स्थान होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाएं। और दूसरी होती है मतलब सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, इसे पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करती हैं शुक्राणुओं को। और इसमें शुक्र जनन नलिका के अंदर, वृषण के अंदर क्या होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं, और शुक्र जनन नलिका के अंदर क्या होती हैं, शुक्र जनन कोशिकाएं। तो वो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो प्रत्येक शुक्र जनन नलिका पतली और लंबी कुंडलित एक नलिका होती है, जो कहाँ पर होती है, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें 2 परत होती है, बाहरी परत ट्यूनिका कुंचक के नाम से बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, जनन एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। इसका निर्माण जनन कोशिकाओं से होता। जो इसमें जनन कोशिकाएं होती हैं जनन नलिका के अंदर, तो इन्हें क्या बोलते हैं, जनन कोशिकाएं, जिसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। बीच बीच में सर्टोली कोशिकाएं भी पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें शुक्राणु के साइड में बीच बीच में एक स्थान होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, और सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं शुक्राणुओं को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करती हैं। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, या आपको अनुप्रस्थ काट बनाने को डायग्राम आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके।